हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के अभ्यास को। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो और आज के जो हम इस वीडियो में समझेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको पाठ्यनिहित प्रश्नों से संबंधित वीडियो बताई थी। यदि आपने वो पाठ्यनिहित प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, वह उसमें सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे और इसमें भी हमारे सगरे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं और जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा और लास्ट के क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना कहीं पर भी, एक एक क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है अभ्यास का। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही कई बार बोर्ड में हमारा पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया ये बोर्ड में कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, रिएक्शन है हमारी 2PbO, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, C ये भी सॉलिड में है, और 2Pb ये भी सॉलिड में है, और CO2 गैस, ठीक है, ये गैस फॉर्म में है। तो Pb जो होता है सबसे पहले तो समझ लो लेड को बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बन है, ये लेड है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, बताइए क्या है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ Pb के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो जब किसी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहली चीज़ तो सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, एक तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक है, पहला तो ए ठीक है। अच्छा, आगे और देखते हैं क्या और भी कुछ ठीक है इसमें। देखिए कार्बन C, देखिए C के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया दोस्तों, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं उपचयित। ठीक है, अभी हमने पीछे पाठ्यनिहित प्रश्नों में ये क्वेश्चन करा था, लास्ट का क्वेश्चन इसी पे था। तो यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा यहाँ, इस प्रकार से हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक होगा, यहाँ ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपचयित अपचयित का, क्योंकि यहाँ लेड जो है, लेड के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इधर देखो तो अपचयन हो रहा है। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों ही हमारे कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुविकल्प का बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये हमारा क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए। और चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में Fe2O3 + 2Al एल्यूमिनियम = A2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है। तो विस्थापन है, द्विविस्थापन है, कौन सी है, संयोजन है, क्या है। देखिए संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। ये आपके लिए सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप जानते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अंगूठे का चिन्ह भेजो, आंसर जानते हो तो आंसर भेजो, और नहीं जानते हो तो आप उस बात को भी बताइए कि सर हमें इसका आंसर नहीं पता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो बताइए। जो लौह चूर्ण होता है, तो देखिए लौह चूर्ण क्या होता है, देखिए Fe, इसका सूत्र होता है Fe प्लस हम इस पर क्या डालते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl डालते हैं। जब HCl डालते हैं तो दोस्तों यहाँ से रिएक्शन बनती है हमारी FeCl2 + H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। अब देखो इसमें क्या क्या मैच हो रहा है। देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल बनता है, बात सही है। क्लोरीन गैस बनती है, Cl2 गैस कहाँ बनी है, नहीं बनी है। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, नहीं बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, होती है। आयरन लवण एवं जल बनता है, नहीं बनता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका आंसर समझना है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ठीक है दोस्तों, दोनों के परमाणुओं की जो संख्या हो वो बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर है तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं
संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो इसके आंसर में आप लिखोगे यहाँ, तो ऐसी समीकरण या वह समीकरण जिसमें अभिकारक ठीक है दोस्तों, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए उसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये सब चीज़ मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में समझाई है। ठीक है, यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसकी पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। तो वह समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु की कुल संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हमें इसका समझना उदाहरण, समझना है। ठीक है, जैसे हम मान लो एक समीकरण लेते हैं इस प्रकार से, जैसे कि H2Cl2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, और जब ये रिएक्शन बनती है हमारी तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये दोनों हमारे मिलकर बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी एक प्रकार की गैस ही होती है। ठीक है, और इसको हम संतुलित करने के लिए दोस्तों इसके आगे 2 से गुणा करते हैं, और जब 2 से गुणा करेंगे तभी ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। ठीक है, अब देखिए उसमें आगे क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि प्रत्येक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार पूर्ण होती है। द्रव्यमान संरक्षण के, ठीक है दोस्तों, आगे मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ी हमारे पास स्पेस कम है। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है संरक्षण के नियमानुसार पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा होगा कि जी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कहते हैं क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। चलो यहाँ पे पहले आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस नियमानुसार क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियमानुसार, नोट करेंगे, इस नियमानुसार द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही
नष्ट टे है, ये टे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु का भार जितना है उसका भार उतना ही रहेगा। ठीक है, बनाते समय भी और नष्ट करते समय भी। ठीक है, अर्थात मतलब जब हम इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेंगे तो देखिए ऐसे समझिए जैसे कि मान लो ए है, यहाँ पदार्थ हमारा ए है। ठीक है दोस्तों, और इस ए पदार्थ को हम बदल रहे हैं किस में, पदार्थ बी में। पदार्थ बी बनाया हमने, तो ये अवस्था बदल रही है। ठीक है, अभी कैसे अवस्था बदल रही है वो चीज़ें तो मैं समझाऊंगा। देखो जैसे कि यहाँ हमने लिया पानी। ठीक है दोस्तों, वाटर लिया हमने यहाँ। अब इस पानी से हम बना रहे हैं जाके क्या, बर्फ़। समझते रहे ना ध्यान से, बर्फ़ बना रहे हैं। अब इनका हमने मान लिया जो वेट है, ए पदार्थ हो या पानी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने ले लिया उसको 100 ml है। तो जो बर्फ़ हमारी मिलकर बनेगी वो पानी, बर्फ़ कितनी होगी बताओ, वो 100 ml बनेगी या 500 ml बनेगी या 1000 ml बनेगी, कितनी बन जाएगी वो दोस्तों 100 ml ही रहेगी या 100 ग्राम ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी 100 ml, तो ये भी हमारी 100 ml मान लो या ग्राम मान लो, जैसा समझना चाहो, दोनों की यूनिट बराबर होती है। तो जितना वेट इसका है, जितना भार इस पदार्थ का रहेगा, उतना ही पदार्थ हमारा बी का रहेगा। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ के हम द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वही चीज़ यहाँ लगती है। देखो मान लो कैसे, और हमने एक समीकरण समझी थी अभी पीछे, एक हमने रासायनिक समीकरण को उदाहरण से लिया था। वो था हमारे पास H2 और प्लस Cl2। ठीक है, और ये कन्वर्ट होकर बना रहे थे किसमें, 2HCl बना रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनमें हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसा लग रहा है। तो हम इनका द्रव्यमान चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान देखते हैं, क्योंकि हमें द्रव्यमान का ही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान को ना तो हम बदल सकते हैं, ठीक है, ना हम कम कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं। देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने हैं, यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ 2 गुणा क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब हम चेक करते हैं यहाँ 2 गुणा हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों वो 1 होता है, और 2 की हम गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो इसका मतलब 2 अणु भार इसका निकल के आता है हाइड्रोजन का। ऐसे क्लोरीन का चेक करेंगे तो ये होता है 2 गुणा, और क्लोरीन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5। अब इनको हम गुणा करते हैं तो ये जाएगा 35 दूनी 70 और 1 71 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये ऐड करने दोनों, 71 और 2 कितने हो जाएगा, 73। ठीक है, कुल परमाणु द्रव्यमान कितना निकल जाएगा इसका, 73, H2 प्लस Cl2 का। अब इसका भी 73 ही आना चाहिए। यदि 73 ही आता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है इसमें। ठीक है, और यदि नहीं आता है, कम ज़्यादा है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हमारी समीकरण जो संतुलित नहीं है। तो इसलिए हमें समीकरण संतुलित करनी होती है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो तो जाएगा 2 गुणा H का हो जाएगा दोस्तों 1, और क्लोरीन का हो जाएगा, प्लस करेंगे हम इसको 35.5। ठीक है, इस तरह से तो जाएगा यहाँ 2 गुणा, अब इनको हम जोड़ेंगे 35 और कितना होगा 36, 36.5। ठीक है, अब इसके हम गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो देखिए कितना हो जाएगा, 36 दूनी कितना होता है 72, और एक कितना हो जाएगा 73। ठीक है, कितना हो जाएगा 73। इसका भी परमाणु द्रव्यमान कितना आया 73, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना है 73। तो इस प्रकार से यदि हमारी कोई भी रासायनिक समीकरण होगी जो संतुलित है तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं, आपको खूब बड़ा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो अब की बार एक समीकरण हम लेते हैं यहाँ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और हम इसको गर्म करते हैं दोस्तों। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है हमारा यहाँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O और प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब की बार देखो हमने समीकरण को संतुलित नहीं किया है। ठीक है, जब समीकरण को संतुलित नहीं किया है तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रही है, क्या इसका परमाणु द्रव्यमान इतने का और क्या इसका परमाणु द्रव्यमान बराबर आएगा, चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका चेक कर लेते हैं। देखिए सोडियम का कितना होता है दोस्तों 23, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 की 3 गुणा कर देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 48। इस तरह से यदि आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात नहीं है या याद नहीं है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देखना, बेसिक कंसेप्ट वाली को। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से दोस्तों ये आपके जो परमाणु द्रव्यमान है ना सब क्लियर हो जाएंगे। उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा रखे हैं और लिखवाई भी है आपको। यदि आपने इसके बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से बेसिक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है, अदरवाइज जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में।
तो चलिए इसको हम टोटल करते हैं, कितना आएगा। देखो टोटल कैसे करेंगे, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 का हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। अब हासिल हो जाएंगे हमारे 1, तो ये जाएगा 5, 4 और 1 5, 6, 6 और 2 8। तो इस प्रकार से प्रमाण द्रव्यमान आएगा इसका निकल कर 84, 84, ठीक है, 84 आएगा। अब 84 प्रमाण द्रव्यमान आया है, तो क्या इसका भी प्रमाण द्रव्यमान 84 आएगा? नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रमाण द्रव्यमान कितना आएगा। देखो इसको डबल कर लेना, 84 दूनी कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आएगा इसका निकल कर। अब क्यों आएगा 168, वो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ और आपको भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, सॉरी। तो देखिए वीडियो को बस तुम ध्यान से देखते रहो, मज़ा आएगा समझने में एक एक चीज़ को। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ सोडियम के दोस्तों 2 हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा सोडियम, 2 गुणा सोडियम प्लस कार्बन का तो यहाँ 1 ही है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा यहाँ C और प्लस ऑक्सीजन का दोस्तों इसमें 3 है, तो हम लिखेंगे 3 गुणा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो 2 गुणा सोडियम परमाणु का होता है दोस्तों 23 और कार्बन का हो जाएगा 12 और 3 गुणा 16 ऑक्सीजन का होता है 16। हल करते हैं, 23 दूनी हो जाएगा 46 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 और प्लस 16 3 हो जाएंगे 48। अब इन्हें जोड़ लें, देखो 46, ठीक है, मतलब ऐसे जोड़ लो 6 और 2 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 4 और 1 5, 6, 6 और 4 10, 106 हो गया इसका Na2CO3। अब हम निकालते हैं H2O का, और H2O का आप सभी को पता है H2O कितना होता है 18। H2O को जब हम निकालते हैं तो कितना आएगा 18, निकाल लेना। और CO2 का आएगा दोस्तों 44, ठीक है, इसका भी निकाल लेना आपको, मुझे तो सब याद है ऑलरेडी, आप निकाल कर चेक कर लेना। अब इन्हें जोड़ लो, तो 18 जोड़ लो इसमें और 44 को जोड़ लो। अब जोड़ कर देखो क्या आता है, क्या 84 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना हमें। तो 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए दोस्तों 18, तो 18 का होगा 8 हासिल का होगा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक है, 6 हो गया और 1 का 1 आ जाएगा, 168 आ निकल गया। और ये कितना है 84। अच्छा अब ये ऐसा क्यों है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितना आएगा निकल के, 168 बताया था मैंने अभी तुम्हें, 168 ही आया है। अब ये 168 क्यों आया, मुझे कैसे पता चल गया 168 आया? मैं जानता हूँ कि इसको अभी हमें संतुलित करना पड़ेगा। रिएक्शन हमारी संतुलित नहीं थी, इसलिए हमारा जो परमाणु द्रव्यमान था दोनों का अलग अलग आया है, ठीक है। और किसी भी रासायनिक जो समीकरण होती है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे सबसे पहले 2 लगाएंगे हैं, और जब हम 2 लगाएंगे ना दोस्तों, तो इसके अभिकारक, इसको बोलते हैं हम यहाँ अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे हम अभिकारक, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम पूरे को उत्पाद, इसको सभी को बोलते हैं उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि जब हम इसको बराबर करते हैं तो इसमें हमने 2 की गुणा करी है, जब 2 की गुणा करी तो दोस्तों इसमें भी 2 की गुणा करेंगे हम, फिर सभी में 2 की गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, जितने भी हमने जोड़े हैं ये, इसको ब्रैकेट में से लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखने के बाद हम इसको जोड़ेंगे और जब ठीक है 2 की गुणा करेंगे। अब 84 दूनी कितने हो गए 168 ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी परमाणु द्रव्यमान 168 और इसका भी परमाणु द्रव्यमान हमारा 168 ही होगा। तो इसीलिए हमें कोई भी रासायनिक समीकरण जो भी होगी उसको संतुलित करना आवश्यक है, और इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा हो दोस्तों तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो ये चीज़ थी हमारी कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये हमने इस प्रकार से यहाँ उदाहरण समझा था इसका। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखी है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि प्रत्येक जो अभिक्रिया होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार ही पूर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। और संतुलित करने से संबंधित आपका बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आना है, पक्का निश्चित है, ये समझ लीजिए। तो देखो कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हम समीकरण लिखते हैं, समीकरण। तो इसकी समीकरण क्या है, नाइट्रोजन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों N2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा H2, ठीक है। और हम अभिक्रिया के लिए लगाएंगे तीर का निशान, और क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है NH3। अब हमें ये संतुलित करनी है। तो देखो संतुलित कैसे करेंगे,
दोस्तों यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने परमाणु है इसमें, नाइट्रोजन के 2 है अभिकारक में, तो उत्पाद में कितने हैं 1, तो हम 1 में 2 की गुणा कर देंगे यहाँ, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए यहाँ 3 तो ऑलरेडी पहले से ही थे और 2 की गुणा कर दी हमने, तो 2 3 6, इधर हमारे पास 2, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 3 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो पता चलेगा किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी, 5 का बी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, ये बनती है, और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और समझ लीजिए। ये क्वेश्चन तो हमारा बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखो कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, समीकरण सूत्र याद होना चाहिए, रासायनिक सूत्र हमें याद होना चाहिए सबसे पहले। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा H2S। यदि आपको रासायनिक सूत्र याद नहीं है या रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आते हैं, तो आप एक बार हमारी ठीक है बेसिक वाली वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखो और एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद करोगे आप भी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद प्लस लगाते हैं दोस्तों। वायु में दहन होता है, तो वायु के लिए O2 का प्रयोग करेंगे हम, O2। ठीक है, और आगे हम तीर लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा, दहन होने पर जल क्या बनता है, जल। अब H2O बन जाएगा यहाँ से, H2O और प्लस, और क्या बन रहा है यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो SO2, SO2 बन गया, बन गई। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको हम संतुलित करेंगे अभी, तो इसका नाम बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो जाएगी वायु या ऑक्सीजन गैस, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ जल, और ये हो जाएगा यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो संतुलित कैसे करेंगे हम इसको। हाइड्रोजन के देखिए इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन के इसमें 2 हैं, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ पे भी 2 है, बराबर है। सल्फर का इसमें कितना है अभिकारक में 1, और उत्पाद में कितना है दोस्तों 1, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं अभिकारक में 2, और इधर कितने हैं दोस्तों 3, उत्पाद में है 3, देखो 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, तो 3 है, तो इसको हमें बराबर बनाना है। तो देखिए कैसे बराबर करेंगे, तो जो हमारे पहले से बराबर थे उनमें उनको हमें बिगाड़ना पड़ेगा। यहाँ बिगाड़ने का मतलब हमें किसी न किसी में गुणा करनी पड़ेगी, डबल करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पे 2 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 की गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए बराबर कैसे करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर 2 और एक 3 है, तो हम इसको पहले 3 को 4 में बदलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 2 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पे 2 की गुणा कर देते हो दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और एक 5 हो जाएंगे। तो विषम संख्या को हम कभी बराबर नहीं कर सकते, हमें हमेशा सम संख्या में बदलना पड़ता है, जो विषम संख्या में आ जाती है ऐसी चीज़। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं देखिए यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने 2 लगाया था अभी, जब 2 लगाया है तो यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर अभी भी 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे इसके आगे भी यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। जब इसके आगे भी हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन संख्या यहाँ 4 हो गई। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन संख्या 4 हो गई, और भी ऑक्सीजन हमारा सल्फर बराबर नहीं है, तो हम सल्फर को बराबर करेंगे। अभी यहाँ सल्फर कितने हैं 2, और इधर सल्फर कितने हैं दोस्तों 1, तो हम इसके आगे भी यहाँ 2 से गुणा करेंगे। जब इसके आगे भी 2 से गुणा करेंगे, अब ऑक्सीजन कितने हो गए देखो चेक करो, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन के 2 6, तो दोस्तों हम इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। तो चलिए समझते हैं इसे भी। तो देखिए दोस्तों क्या है एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम के साथ का मतलब एल्यूमिनियम का सूत्र Al, एल्यूमिनियम का सूत्र Al क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का सूत्र Al प्लस कौन करेगा इसके साथ, अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा BaCl2, BaCl2। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। तो हम आगे तीर का निशान लगाएंगे, यहाँ तीर का निशान लगाएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट बनाता है, तो मतलब BaSO4 बनाता है। ठीक है, संतुलित करेंगे इसको, अभी करेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम है इसका नाम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये क्या है बेरियम क्लोराइड,
ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिख लेना, इसका नीचे नाम बेरियम क्लोराइड, या मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब बारी आई इसको संतुलित करने की, तो देखो कैसे करेंगे। Al का चेक करो सबसे पहले, कितना एल्यूमिनियम, एक है, इधर भी एक है दोस्तों, बराबर है। Ba भी एक है, Ba भी एक है। अच्छा, ये रिएक्शन ही गलत है पहली बात तो, ये रिएक्शन ही मिस्टेक है। एल्यूमिनियम के साथ बेरियम क्लोराइड ये रिएक्शन मिस्टेक है, इसका मतलब एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ इसे बुक में क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ना क्वेश्चन ही मिस्टेक था। क्वेश्चन मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे ना इसमें होगा सल्फेट, इसमें जुड़ेगा सल्फेट। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसमें जो मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन को वीडियो के सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तुम्हें। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी वजह से मिस्टेक हो गई है, चलिए उसके लिए सॉरी है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लास्ट में समझाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। देखो यहाँ समझिए, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पोटेशियम का सूत्र होगा K प्लस जल के साथ अभिक्रिया करके, किसके, जल के साथ, तो जल का सूत्र H2O। तो क्या बनाएगा यहाँ, अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वायु सेल की होती है, इसलिए हम ऊपर को तीर का निशान लगा देंगे। संतुलित कर लें। देखिए हाइड्रोजन इसमें 2 और 1 3 है। जब 3 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आगे हम यहाँ 2 को गुणा करेंगे। जब 2 गुणा करेंगे तो पोटेशियम के हो जाएंगे 2, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे यहाँ। ऑक्सीजन के भी यहाँ कितने हो जाएंगे 2, तो फिर हम इसके आगे भी यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब ऑक्सीजन के आगे 2 से गुणा करने पे ऑक्सीजन बराबर हो गया हमारा, पोटेशियम के आगे भी 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पोटेशियम में बराबर हो जाएगा, बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 2 दूनी 4, तो 2 हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 4 हो गए बराबर। इस प्रकार से हमारी रिएक्शन भी संतुलित हो गई है। ठीक है, नाम लिख लेना इसके नीचे पोटेशियम, इसके नीचे लिख लेना जल, लिख लो वही मेरे साथ के साथ जल, और इसके नीचे लिख लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो मैं आपको खुद ही लिख ही दे रहा हूँ, पोटेशियम दोस्तों, इसका नाम जल और इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, और ये लगा लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना 6 नंबर, ये तो आपका बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, जो 2006 क्वेश्चन है ये 2025 में आना ही आना है। इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पक्का है। देखिए कैसे करेंगे, सीखना, ज़रा ध्यान से समझना। देखो, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो समीकरण हमारे पास में है सबसे पहले A, तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो A समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे, देखिए। अब हम एक रफ कार्य करेंगे, ठीक है। रफ कार्य करने के बाद हम इसके नीचे यहाँ समीकरण लिखेंगे, यहाँ नीचे समीकरण जो संतुलित रहेगी। तो ऊपर कर लेते हैं, जो रफ कार्य होगा तुम किसी को जो कॉपी में करोगे, पेपर कॉपी में तुम अलग अलग करना, ठीक है, उसमें मत करना कटिंग पेटिंग। तो जो भी करोगे उसके अलग करना, और फिर करने के बाद जो भी संतुलित बन के आए तो उसको इस तरह से यहाँ नीचे लिख देना, उसके नीचे। तो चलिए मैं यहीं का करके बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ नाइट्रेट को। देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट में कोई चीज़ लिख रही हो ना, वो सबसे पहले हमें हिंट मिल जाती है कि वो यहीं से हमारी संतुलित रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। तो देखो यहाँ कितने हैं, NO3 के 2 है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके आगे यहाँ NO3 के आगे 2 लगाओ, जाके नाइट्रेट के आगे। नाइट्रेट के 2 लगा दिए हमने। अब नाइट्रेट के 2 लगाने से हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन की संख्या को चेक कर लो। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के यहाँ 2 और 2 है दोस्तों, यहाँ 4, ठीक है, 4 हैं, तो 2 की गुणा यहाँ कर दो, 2 की गुणा कर दो यहाँ। अब बचा कौन, कैल्शियम बचा। कैल्शियम को चेक कर लो, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है।
ऑक्सीजन को चेक कर लो, यहाँ कितने हैं 2, और नाइट्रेट हाउस में हमारा आ गया था, ठीक है ना, और 2 हमारे यहाँ, सब बराबर है। तो इस प्रकार से हम इसके नीचे लिख देंगे समीकरण को यहाँ। तो क्या लिखेंगे, देखिए 2HNO3 प्लस CaOH का होल 2, 3 लगाएंगे, CaNO3 का होल 2 प्लस H2H2O, ठीक है, ये हमारी संतुलित हो गई है। दूसरे देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे है NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो दोस्तों यहाँ देखिए सोडियम के कितने परमाणु हैं, 1, और इधर कितने हैं 2। तो सबसे पहले इसके आगे हम यहाँ 2 गुणा करेंगे। अब देखिए आगे, अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं हम यहाँ। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1, ठीक है, और 4 यहाँ है, 5 हो गए। तो 4 ये रहे और 1 ये रहा, 5 है, बराबर है। उसके बाद हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 की गुणा हो रही है, तो 2 और 2 4 है, इधर हमारा 1 ही है, ठीक है, 2 है। तो हम इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे यहाँ, ये हो जाएंगे हमारे 4, इस प्रकार से। तो अब हम इसके नीचे भी रिएक्शन को उतार देंगे दोबारा, समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, संतुलित, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारे पास 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं सी पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3। देखिए इसमें NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 मतलब सिल्वर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सोडियम नाइट्रेट, ये है, ठीक है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पहले से बराबर दे रखी है। देखिए सोडियम का 1 है, सोडियम का यहाँ पे भी 1 है दोस्तों, क्लोरीन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट 1 है, ये हमारी ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। तो इसको हम सेम उतार देंगे नीचे। क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम सेम लिख लेंगे ऐसे कैसे ही, NaCl प्लस AgNO3, 3 लगाएंगे, लिखेंगे AgCl प्लस NaNO3। अब हम सेकंड को समझते हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो Ba का 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 हैं और क्लोरीन का दोस्तों यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्लोरीन के 2 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ 2, और हाइड्रोजन के यहाँ ऑलरेडी पहले भी 2 ही हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी भी समीकरण संतुलित हो गई। कुछ नहीं करना होता, इसमें बहुत ही आसान है ये समीकरण संतुलित करने, ठीक है। यदि आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। और यदि आपको पढ़ाई अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो अच्छी तरह से, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में भेज दो अंगूठे का निशान, ठीक है, जिससे मैं भी समझ जाऊँ कहाँ वीडियो हमारी अच्छी लग रही है बच्चों को, ठीक है। इसी तरह से हम और भी मेहनत करते रहे आपके लिए। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है, 2HCl। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, देखिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो हम इसमें समीकरण लिखनी है, इसके लिए भी संतुलित ही लिखनी है। तो पहले समीकरण लिखेंगे फिर उसको संतुलित करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी। क्यों हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपने रासायनिक सूत्र नहीं सीखे हैं बनाने। यदि आपको रासायनिक सूत्र याद हैं या फिर बनाने आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इन क्वेश्चनों को समझने में बड़ी परेशानी होती है बच्चों को। तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी बेसिक वीडियो है आप उनको जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी तरह से समीकरण संतुलित करनी आ जाएंगी। तो आप पहले बेसिक वीडियो को देखो, ठीक है, और उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखना, और जब देखना अपना रुतबा क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। साइंस को कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखो, हम समझते हैं समीकरण में क्या कहा गया है। तो अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण हमें लिखनी है। तो हमारा सबसे पहले दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सभी को नहीं बता पाऊँगा यहाँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड। मैं कुछ कंसेप्ट यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ से समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद आप बेसिक वीडियो को जरूर देखना जाके नहीं है। उसके बाद जब इस वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो वो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं कैल्शियम का सूत्र Ca, ठीक है। फिर लिखते हैं हम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों OH। ये सब मैंने आपको वीडियो में वहाँ समझा रखे हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। अब हम बात करेंगे यहाँ स्टेप नंबर 2 की। और स्टेप नंबर 2 में हम लिखते हैं फिर इनकी ऑक्सीकरण संख्या। तो कैल्शियम की होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। और हम लगाते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, यदि ऑक्सीकरण संख्याएं बराबर हैं तो उन्हें काट देते हैं। बराबर नहीं है, यदि बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, बराबर नहीं है तो फिर हम तिरछी गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोनों ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग हैं, बराबर नहीं है तो हम गुणा करेंगे तिरछी। तो Ca की 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा Ca, और OH की हाइड्रोक्साइड की गुणा करेंगे 2 में, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोक्साइड का होल 2। इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, CaOH का होल 2। आगे बात समझ में। उसके बाद हम समझते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, तो ये हो जाएगा CO2। फिर हम समझेंगे आगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे उसी तरीका से कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी तो बन आएगा CaCO3, ठीक है। इसको संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा पिछली बार बोर्ड में आया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, याद रखने से। फिर उसके बाद हम बनाते हैं जल, H2O। इस प्रकार से समीकरण हमारी बन गई है। संतुलित कर लें। देखिए कैल्शियम का यहाँ पे 1 है, कैल्शियम का इधर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 ये और 2 4 है, तो 3 और 1 4, ये हमारी बराबर है, संतुलित है, छोड़ दो इसको ऐसे ही, ठीक है। आगे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सूत्र होगा Al प्लस कॉपर क्लोराइड का सूत्र होगा CuCl2, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और हमारी बेसिक वीडियो को देखोगे तो वो सब चीज़ें आपको सीख जाओगे। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, घबराओ मत बिल्कुल भी। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अब इसको हम संतुलित कर लें। देखिए क्लोरीन के यहाँ पे कितने, 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके आगे हैं 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और इधर यहाँ 2 है तो इधर हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर हो गई। एल्यूमिनियम के हो रहे 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। कॉपर के हो रहे हैं 3, तो इधर 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारे समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर C है, ठीक है, 7 का C। तो देखिए अब की बार क्या है, जिंक। अब की बार क्या है, जिंक। तो जिंक का सूत्र हम लिखेंगे यहाँ Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों AgNO3। रिएक्शन लेते हैं, जिंक नाइट्रेट, तो क्या बन जाएगा, जिंक और नाइट्रेट का होल 2, क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, प्लस सिल्वर, सिल्वर के लिए Ag लिखते हैं हम, बन गई। अब इसको हम संतुलित कर लेंगे। देखो नाइट्रेट के यहाँ 2 हैं, नाइट्रेट का इधर 1 है, तो हम इसमें 2 गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ 2 गुणा करते हैं तो सिल्वर के 2 हो जाते हैं, तो सिल्वर के आगे भी 2 से गुणा कर देंगे। ये होगी हमारी संतुलित, ठीक है। चुटकियों का खेल है, कुछ नहीं है। आप तब तक ही घबरा रहे हो जब तक आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है। एक बार बेसिक वीडियो देखने के बाद इनका बुखार आपको बहुत अच्छी तरह से उतर जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। भरोसा करके एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए आप समझते हैं हम यहाँ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होगा K2SO4। 3 लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेरियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा KCl। संतुलित कर लें। देखिए क्लोरीन के यहाँ कितने हैं, 2, और क्लोरीन के यहाँ कितना, 1। तो हम सबसे पहले इसके आगे 2 से गुणा करेंगे। पोटेशियम कितने हो गए, 2। देखिए पोटेशियम के कितने हैं इधर, 2, और इधर कितना है, 2, ये भी बराबर है, ठीक है। तो लगभग हमारे सभी बराबर हो गए। Ba का 1 है, Ba का 1, सल्फेट सब बराबर हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और आप सबसे पहले एक सुंदर से नोट्स बनाइए। सबसे पहले सुंदर नोट्स बनाओ दोस्तों, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके सुंदर नोट्स बनाकर तैयार करिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारा बोर्ड नज़दीक आएगा, बोर्ड परीक्षाएं हमारे नज़दीक आएंगे, उसके बाद हम आपकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तैयारी कराएंगे और ऐसी तैयारी कराएंगे कि आप भी याद करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुंदर से नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो, हमारी डेली कंटिन्यू एक वीडियो आती है साइंस की, और उस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उस बात को कमेंट में बताइए, ठीक है। जब आप कमेंट करते हो तो मैं उसको पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद जो अगली वीडियो बनाता हूँ वो उसमें उसका सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है ना। जो भी चीज़ की आपको कमी महसूस होती है या समझाने की, लिखने की, जो भी चीज़ आप बताते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका फिर सोल्यूशन कर देता हूँ उसमें, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और सपोर्ट करो सभी मिल करके, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।